हेलो। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज नेशनल इनकम इन इंडिया। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो है तो कवर किए हुए हैं। ठीक है, मतलब ये जो मटेरियल है ना, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड होते हैं सारे कवर किए हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम मीन्स के एक नेशन की कितनी इनकम है। ठीक है, चाहे फिर वो कहीं से आ रही हो। जैसे कि यहाँ पे बताया कि अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम कमेटी 1949, नेशनल इनकम जो है तो ये एस्टिमेट करती है ये वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टर्न आउट ड्यूरिंग गिवन पीरियड। मतलब है कि कितने आपने कमोडिटीज और सर्विसेज जो है तो वो प्रोड्यूस की आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम में, या पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब है कि एक साल के अंदर, एक साल मान के चलो आपके, एक साल के अंदर आप जो है तो कितनी कमोडिटीज या सर्विसेज जो है तो टर्न आउट कर रहे हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम बोलेंगे। नेशनल इनकम जो है तो ये फ्लो होता है, ये स्टॉक नहीं होता है। स्टॉक का मतलब होता है कि कोई चीज आप जमा करके रखते हो। ठीक है, तो स्टॉक वैसे एसेट स्टॉक वगैरह ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जो नेशनल इनकम है ये एस्टिमेट की जाती है अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर होता है ये। तो इसको मेजर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हम बेस ईयर रखते हैं। ठीक है, बेस ईयर होता है कि आप कंपैरिजन करते हो किसी पुराने साल के साथ में, तो उसको हम बेस ईयर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2011-12 की एग्जांपल दी है। 2011-12 को अगर हम कंपेयर करेंगे, 2026 को अगर हम 2011-12 से अगर कंपेयर करेंगे तो 2011-12 जो है तो ये बेस ईयर रहेगा। देखो यहाँ पे बताया कि जैसे कि जीडीपी अगर 2011-12 में अगर 100 थी, 2026 में अगर कितनी है? 108 है। तो जो हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है तो 8% है, यहाँ पे ये कहा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, करंट एंड कांस्टेंट प्राइस, कम ऑन। देखो, जो बेस ईयर जो है ना, बेस ईयर इसको कंसीडर किया जाता है कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? कंपैरिजन करता है। मैंने आपको बता दिया वैसे ऊपर यार, इसमें कुछ वैसा इंपॉर्टेंट है नहीं। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जैसे कि जीडीपी। जीडीपी होता क्या है? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, इसमें आपने याद क्या रखना है? देखो, डेफिनेशन हो सकता है पूछी जाए एग्जाम में, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने याद रखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीजें आती है। जैसे कि आपका टेरिटोरियल वाटर जो होता है ना, तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। ठीक है, शिप्स, एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। मतलब है कि आपका एयरक्राफ्ट अगर कहीं पे भी किसी भी देश की एयर स्पेस में उड़ रहा है ना, एयर स्पेस तो वो किसी दूसरी कंट्री की ही रहेगी, लेकिन आपका जो एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो वो आपकी ही टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक है, जैसे फिशिंग वेसल्स होते हैं, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारा आपने याद रखना है। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ये डोमेस्टिक टेरिटरी जो है तो ये कंक्लूड की जाती है। ठीक है, जैसे एम्बेसीज वगैरह हैं। ठीक है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये आपने सारा याद रखना है कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। क्या है? जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इन अकाउंटिंग ईयर, मतलब है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जितना आपने रखा है। जैसे हमारा क्या है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। देन एनडीपी, एनडीपी जो है तो हम क्या करते हैं? जो हमारी जीडीपी रहती है ना, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें से हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। मतलब जो आपका घाटा रहा होता है ना, उसको माइनस कर देते हैं तो वो नेट आता है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ मैं। जैसे कि आप मान के चलें कि आपके कोई रिलेटिव है, उनकी सैलरी जो है तो टोटल कितनी है? जैसे 1 लाख रुपीज है और 1 लाख रुपीज है। ठीक है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से कुछ टैक्सेस वगैरह करते हैं, टैक्स कटते हैं। ठीक है, और वही आप मान के चलो, टैक्स वगैरह कटा ना, टैक्स वगैरह करने के बाद या आपका कुछ और गवर्नमेंट जो है तो जैसे टैक्स कटा, या तो फिर वो जो पेंशन के लिए पैसा वगैरह काटते हैं, तो वो सब काटने के बाद जो पैसा बचेगा तो उसको हम नेट बोलेंगे। ये एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूँ होता क्या है। नेट मीन्स कि जो आपके पास इन हैंड बचता है उसको हम नेट बोलते हैं। ठीक है, व्हेन डेप्रिसिएशन अलाउंसेस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द जीडीपी, तो एनडीपी जो है तो हमें मिल जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन।
जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, ये देखो कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस क्या होता है। देखो करंट प्राइस आ गया कि आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो आज की प्राइस को लेके, मतलब है कि आज की ही 2026 में क्या प्राइस चल रही है उसको लेके जब आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो उसको करंट प्राइस बोलेंगे। कांस्टेंट प्राइस आ गया कि जब आप बेस ईयर लेते हो तो बेस ईयर लेने के बाद जब आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको कांस्टेंट प्राइस बोलेंगे। ठीक है, यही है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, कम ऑन व्हाट इज नेक्स्ट। देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट द सम ऑफ नेट वैल्यू एडेड बाय द डिफरेंट। देखो फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है कि जितने भी वैल्यू ऐड की जाती है ना डिफरेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। पहले मैं फैक्टर कॉस्ट आपको देखता हूँ, फैक्टर कॉस्ट और ये मार्केट प्राइस। देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या होता है कि ऐसी प्राइस जिस पे कोई भी प्रोडक्ट जो है तो वो सेल किया जा रहा है मार्केट के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस बोलेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, वेजेस आते हैं, रेंट आते हैं, इंटरेस्ट आते हैं, इनपुट प्राइस, प्रॉफिट वगैरह, ये जो सारे इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर और क्या इंक्लूड होता है, जो टैक्स इम्पोज करती है ना गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी वगैरह या कस्टम ड्यूटी, ये इंक्लूड की जाती है मार्केट प्राइस के अंदर। ये याद रखना आपने, मार्केट प्राइस और ये फैक्टर कॉस्ट वगैरह। मार्केट प्राइस क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है तो मार्केट में किस प्राइस पे जो है तो वो सेल किया जा रहा है। ठीक है, एक्चुअल ट्रांजेक्टेड प्राइस मतलब, और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, वेजेस हो जाते हैं, रेंट, इंटरेस्ट वगैरह, इनपुट, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, और जो टैक्स वगैरह इम्पोज हो रहे हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो और इसमें से क्या होता है कि सब्सिडी जो है ना जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला आप याद रख लो। मार्केट प्राइस तो सीधा समझ ही आ जाएगा यार, ये वर्ड से ही समझ आ जाएगा। मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में क्या प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट की, और माइंड में आपने ये चीज रखनी है कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीजें जो है तो मतलब किस तरह से वो प्रोड्यूस हुआ, किस तरह मीन्स के कुछ वेजेस तो लगे होंगे ना उसको प्रोड्यूस करने के लिए, और जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ है, मान के चलो कोई कंपनी है, फैक्ट्री वगैरह, वहाँ रेंट भी तो दिया होगा उस बिल्डिंग का। ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो लगा रहेगा प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, और इनपुट प्राइस भी तो आई होगी। फिर उसके बाद जो मार्केट में वो सेल किया जा रहा है तो प्रोड्यूस करने वाले ने कुछ प्रॉफिट भी, ये प्रॉफिट भी तो रखा होगा, कुछ तो फायदा होना चाहिए। ऐसे ही तो नहीं जितने का बनाए उतने का ही बेचेगा। तो ये सब चीजें इंक्लूड, और उसके बाद जो है तो उसके ऊपर टैक्स भी तो आया होगा। जैसे आप बिस्किट प्रोड्यूस करने जा रहे हो, कोई बिस्किट ही मान के चलो, या कोई मेकअप क्रीम जो है तो आप माइंड में रख के चलो कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीजें आई होंगी, फिर उसके बाद टैक्स भी लगा होगा। फिर उसके बाद जो है तो गवर्नमेंट ने, जिस कंपनी ने प्रोड्यूस किया कोई भी प्रोडक्ट, उसके ऊपर सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड करती है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो ना आप। ये आपने याद रखना फॉर्मूला। मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट मतलब क्या क्या फैक्टर्स जो है तो लगे इसमें ये प्रोड्यूस करने के लिए। फैक्टर कास्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये देखो ये फैक्टर कास्ट है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और उसमें से सब्सिडी जो है तो ये माइनस कर दी। फॉर्मूला याद रखना है, मार्केट प्राइस, फैक्टर कास्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ये फैक्टर कास्ट है, ये याद रखना है। देखो फैक्टर कास्ट, अब देखो यहाँ पे ये फैक्टर कास्ट बताया हुआ है। एक्चुअल प्रोडक्शन कास्ट, फैक्टर कास्ट क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन कास्ट, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया। प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इन एन इकोनॉमी, दे आर द कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि सेल मैंने आपको बताया है, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या है, ये फैक्टर कास्ट है। इसके अंदर जो है तो कहता है कि फैक्टर कास्ट के अंदर प्रॉफिट्स जो है तो वही इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, और फैक्टर कास्ट में क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है तो वो एक्सक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, फैक्टर कास्ट ये देखो, ये आपने याद रखना है। फैक्टर कास्ट क्या है, मार्केट प्राइस, जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो और सब्सिडी जो है तो प्लस कर दो। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि फैक्टर कास्ट जो है तो क्या क्या ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस मैंने बता दिया, और ये दो फॉर्मूले जो है तो आपने याद रखने हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर क्या बता रहा है, क्या बता रहा था ये। आई डोंट नो मेरी आवाज कितनी आ रही है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा दूर से ही बताऊँ। सी नाउ, अब वैसे खास उसमें रहा नहीं कुछ। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस मैंने आपको बता दिया था। करंट मतलब है कि आज की क्या प्राइस चल रही है, और वही फैक्टर्स जो है तो वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो कांस्टेंट प्राइस में क्या है कि वो जो बेस ईयर है ना उसको लिया जाता है। देखो जीडीपी एट फैक्टर कास्ट क्या है, जीडीपी एट फैक्टर माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये मैंने आपको नीचे बता दिया। ग्रॉस नेशनल इनकम,
ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, हमने पहले देखो हमने जीडीपी देखा था, तो जीडीपी में हमने क्या देखा था, जीडीपी में हमने देखा था ग्रॉस डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में मतलब है कि आपकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है ना वहाँ पे टोटल कितनी प्रोडक्शन हो रही है, फाइनल गुड्स मतलब है कि उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, जो टोटल गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उसके जो है तो फाइनल वैल्यू कितनी है, तो वो हम डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल इनकम जो है तो इसके अंदर सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, इसके अंदर जो बाहर में दूसरी कंट्री से जो आपकी इनकम होती है ना दूसरी कंट्री से, वो भी इंक्लूड की जाती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मनी वैल्यू ऑफ, यहाँ देखो मनी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो नेशनल्स है ना वो किसी भी कंट्री के अंदर रह के, चाहे फिर वो इनसाइड द कंट्री हो या आउटसाइड द कंट्री हो, वो जितना पैसा वगैरह कमा रहे हैं ना, मतलब है कि जितनी भी वैल्यू है उस प्रोडक्शन की, ठीक है, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी जितनी वैल्यू है वो सब जो है तो ग्रॉस नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर इन कैलकुलेशन वी इंक्लूड द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय नेशन। देखो मैंने आपको ये बता दिया कि इनसाइड और आउटसाइड सारा इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कम ऑन। ये कुछ यहाँ पे फॉर्मूले बताए हैं, इसको आप स्किप कर सकते हो, मैं जो जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा ना मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें से आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब कि ये जो आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है ना, ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब है कि नेशनल प्रोडक्ट आपके नेशनल जो है ना, चाहे वो इनसाइड द कंट्री हो आउटसाइड द कंट्री हो, जितना कमा रहे हो उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर लो तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप माइंड में भी इमेजिन कर देते हो तो ये इतना कुछ वो है नहीं समझने के लिए। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है तो ये देखो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा डेप्रिसिएशन ये समझना। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है कि एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है तो इसमें आपने क्या करना है, नेट फॉरेन इनकम जो है तो ये आपने इंक्लूड कर दिया। नेट फॉरेन इनकम जो है तो ये क्या है, रेमिटेंस वगैरह होता है ना, रेमिटेंस जो इंडियन नेशनल बाकी किसी कंट्री के अंदर है वो कमा के जो भेज रहे हैं, या तो फिर कोई हाँ यही चीजें जो है तो इसमें इंक्लूड की जाती हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट और नेशनल इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट इज द, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ कम्युनिटी एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, इसको काउंट किया जाता है विद डुप्लीकेशन। ठीक है, कहता है कि हाँ कहता ही है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कास्ट बाय द नेशनल इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन टर्म ऑफ अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एनएनपी एट फैक्टर कास्ट और नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज सम ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एंड एनएफए। ये मैंने बता दिया यार आपको। डोमेस्टिक फैक्टर मतलब है कि जो टोटल घर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है और उसके बाद जो है तो बाहर से पैसा आ रहा है। कमा यहाँ पे देख लो, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है तो फैक्टर कास्ट पे नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट मैंने आपको बता दिया। फैक्टर कास्ट ऊपर वाला माइंड में रखना, क्या क्या फैक्टर्स लग रहे प्रोड्यूस करने के लिए। ये क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्न्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस एनएफए। कुछ वैसा पहाड़ नहीं है वैसे ये तोड़ने के लिए, वही जो मैंने बताया है ये वही है। पर कैपिटा इनकम होता है कि टोटल देखो नेशनल इनकम, जितने भी आपके नेशनल इनकम है ना उसको डिवाइड करना आपने टोटल पॉपुलेशन के साथ में। जैसे आपके अगर नेशनल इनकम जो है तो 10 लाख है और 5 लाख आपके पॉपुलेशन, 5 लाख आपकी जो है तो पॉपुलेशन है, तो वो जो है तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। पर कैपिटा इनकम होती है कि इंडिविजुअल इनकम। इंडिविजुअल इनकम ये समझ लो आपकी, देखो जो पैसा कमाने वाले होते हैं ना तो वो होते हैं 15 से लेके 60 साल, 59 ईयर्स, 50, हाँ 15 से 60 साल की एज तक जो है तो लोग पैसा कमाते हैं। 15 साल से नीचे जो है तो वो बच्चे होते हैं, वो पैसा कमा नहीं सकते हैं। और वही 60 साल से ऊपर जो है तो वो बुढ़े लोग होते हैं, बुढ़े मतलब बुजुर्ग होते हैं, तो वो भी पैसा कमा नहीं सकते। तो लेकिन पॉपुलेशन जो है तो उनकी भी हमने वो काउंट करनी है ना कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं। हालांकि कमा नहीं रहे हैं, लेकिन जो जवान कमा रहे हैं ना तो वही पैसा जो है तो वो डिवाइड होता है इनमें भी, तो ये पर कैपिटा इनकम आ जाती है। अब जैसे मैं पैसा कमा रहा हूँ, टोटल मेरी फैमिली की इनकम जो है तो मैं कमा रहा हूँ, तो मेरा जितना भी पैसा रहेगा उसको डिवाइड करना है हमने पूरी फैमिली के अंदर, तो वो थोड़ा थोड़ा करके सबके हिस्से में आएगा, उसी को पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। एक इंसान, एक पर्टिकुलर इंसान की जो है तो इनकम, दैट इज पर कैपिटा इनकम।
कहता है कि इंडिया के अंदर जो है तो नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से और थर्ड लार्जेस्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, ठीक है। कहता है कि पर कैपिटा इनकम जो है ना वो इंडिया की किस रैंक पे आती है, 139th रैंक पे आती है, ठीक है, बाई जीडीपी। नॉमिनल एंड 127 बाई जीडीपी। देखो अगर नॉमिनल जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना 139th रैंक पे आती है इंडिया, और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी को मद्देनजर रखते हो 127th नंबर पे आती है, ठीक है। इंडिया विल बी द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028। चलो जब ये होगा तो देखेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है तो हम इसमें क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जब हम माइनस कर देते हैं ना जीडीपी में से, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है तो आपके पास आ जाता है, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कम्युनिटीज इन अ नेशन, ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखो जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे क्या रहेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एनएनपी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन जो है तो माइनस कर देना, तो आपके पास एनएनपी आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, ये देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो आपको क्या करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जीएनपी माइनस एनएफआई जो है तो आपको माइनस करना है। मतलब भाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो आपका है ना, तो उसमें से जो बाहर का पैसा आ रहा है उसको माइनस कर देना है, तो आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। अगर आपने जीएनपी एट फैक्टर कास्ट अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीएनपी माइनस एनआईटी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एनडीपी निकालना है एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहले आप इनका ये समझ लो कि जीएनपी जो है तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जीएनपी आ गया, हाँ नेशनल प्रोडक्ट है, जहां से देखो वैसे, ठीक है। और जीएनपी एनएनपी जीडीपी जीएनपी ये आपको पता रहना चाहिए। और यहाँ पे आपने समझना है कि हमने निकालना क्या है, ये वाली चीजें निकालनी है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, जीएनपी एट फैक्टर कास्ट निकालना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट निकालना है, और एनएनपी एट फैक्टर कास्ट निकालना है। और इसको निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, हाँ। और जीडीपी एट फैक्टर कास्ट अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एनएनपी एट फैक्टर कास्ट अगर निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट में से आपको डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन पता ही रहेगा, घाटा होता है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में बी इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस। देखो कहता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है तो ये इक्वल हो सकता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के, अगर डेप्रिसिएशन 0 अगर रहेगा, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में बी इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस इफ एनएफआईए इज 0। मतलब बाहर का पैसा अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस के बराबर हो सकता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहने का मतलब ये है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बराबर हो सकता है अगर बाहर से कुछ पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है तो ये भी जीडीपी एट मार्केट प्राइस के इक्वल हो सकता है अगर एनआईटी जो है तो 0 है, ठीक है। एनआईटी 0 अगर है, या तो आप ये कह सकते हो कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना सब्सिडी के अगर बराबर है, मतलब कि जितने सरकार ने टैक्सेस लगाए ना तो उतने ही अगर सब्सिडी दे दी तो जीडीपी फैक्टर कास्ट जो है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बराबर हो सकती है। वैसे इमेजिन अगर करोगे, इमेजिन ही करना है वैसे, बाकी कुछ नहीं है इसमें। इमेजिन करोगे तो ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, accommodative price is known as the base price once are deducted from the when the basic price of all goods and services produced are added। छोड़ो ये जो मैंने आपको बता दिए ना सब वही है, ठीक है। जीडीपी डेफिलिएटर अब देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं क्या होता है। आल्सो कॉल्ड इम्प्लेक्ट प्राइस डेफिलिएटर, इट इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इकोनॉमी प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर ईयर एट करंट प्राइस। वेट अ सेकेंड, देखो जीडीपी डेफिलिएटर क्या होता है। जीडीपी डेफिलिएटर जो है तो ये क्या करता है, ये मेजर करता है डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। मैंने आपको बता दिया रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के जो रेशो होता है ना उसी को हम जीडीपी डेफिलिएटर बोलते हैं। जैसे कि आप मान के चलो कि आपका 2026 में आपकी जीडीपी कितनी है, ठीक है, 100 रुपीज है। इसको आपने डिवाइड करना किससे करना है, जो आपका बेस ईयर को लेके जो
2011-12 में आपकी कितनी जीडीपी थी? 80 थी। इसको डिवाइड कर लो तो जीडीपी डेफिलेटर निकल आएगा। इंडिया ठीक है, यही है, और कुछ नहीं है इसमें। और नेक्स्ट सीपीआई। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? ये मेजर करता है, सीपीआई मेजर्स changes over time in a general level of price of goods and services that households acquire for the purpose of consumption. However, since CPI is based on the market basket of selective, देखो CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये क्या करता है? मतलब है कि जनरल लेवल ऑफ प्राइस जो है ना गुड्स का और सर्विसेज का क्या चल रहा है। कहता है कि सीपीआई क्या ये बेस्ड है कुछ सिलेक्टेड गुड्स को लेके, है ना, बास्केट ऑफ सिलेक्टेड गुड्स को लेके, मतलब कि हर एक चीज काउंट नहीं की जाती है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये इन्फ्लेशन को पूरी कंट्री के अंदर जो है तो ये इंक्लूड नहीं करता है, डजेंट इंक्लूड सीपीआई। आपने ये रखना है कि सीपीआई क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ये क्या करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना, कंज्यूम कर रहे हैं उसकी प्राइस देखता है ये। बट ये भी मद्देनजर रखना है कि ओनली सिलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स, मतलब है कि कुछ ही गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड करता है, ये सब नहीं करता है, और इन्फ्लेशन को ये इंक्लूड नहीं करता है। ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। और क्या है? छोड़ो। ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी होता है कि मतलब है कि अब मान के चलो आप हिंदुस्तान में रह रही, हाँ ठीक है, हिंदुस्तान में रह रहे हो आप, और यहाँ पे आप एक बिस्किट जो है कितने का खरीद सकते हो? ठीक है, आपको पैसा कितना है? हाँ, कितना पैसे लगते हैं आपको एक बिस्किट खरीदने के लिए? यही आप जापान में जाते हो और सेम बिस्किट खरीदने के लिए आपको कितने पैसे लगते हैं? देखो यहाँ पे व्हेन मेकिंग कंपैरिजन अमंग कंट्रीज व्हिच यूज डिफरेंट करेंसीज, it is necessary to convert value such as national income to a common currency. This is done through purchasing power parity. Purchasing power parity is arrived by the comparing the purchasing power of two currencies. ठीक है, ये है, ये कंपेयर करना परचेजिंग पावर दो करेंसीज का, मतलब है कि आपको कितना पैसा लग रहा है, मैं आपको बता दिया यार। परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आर यूजफुल फॉर कंपेयरिंग लिविंग स्टैंडर्ड बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। India ranked third in the world on the basis of the GDP purchasing power parity behind China and तो पहले यूएसए आता है परचेजिंग पावर पैरिटी में, पीपीपी में, हाँ, फिर उसके बाद चाइना आता है, फिर इंडिया आता है। करेंसी की बात हो रही, मैं छोड़ो, ये क्या है, पढ़ना होगा, ये पढ़ सकते हो आप, ये हम यहाँ पर रखेंगे। बिग मैक इंडेक्स क्या? इट शोज द पैरिटी ऑफ एनी टू करेंसीज। पैरिटी दिखाता है किसी भी दो करेंसी, मतलब कि आपको एक बर्गर खरीदना, एक बर्गर खरीदना आपको ऑस्ट्रेलिया में तो कितना पैसा लग रहा है, वही बर्गर जो है तो आपको इंडिया में खरीदना तो आपको कितना पैसा लग रहा है। चलो, मेथड ऑफ मेजरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। सी नाउ मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ये तीन मेथड होते हैं, एक तो वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम मेथड है, और उसके बाद जो होता है एक्सपेंडिचर मेथड होते हैं। तीन मेथड होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के, ठीक है। ये वैल्यू एडेड मेथड में, वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड या प्रोडक्शन मेथड भी आप इसको बोल सकते हो। कहता है कि नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट की जाती है सारी मॉनेटरी वैल्यू। चलो, एनआई इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ओनली द वैल्यू एडेड बाई ईच फर्म। मतलब है कि यहाँ पे लिखा ही है वैल्यू एडेड, ठीक है। मतलब है कि अगर आपका एक कार जो है ना प्रोड्यूस हो रही है, उसके जो पुर्जे है ना, हर फर्म में जाके उसमें जो वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो वो काउंट की जाती है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि अब देखो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये देखो यार कोई मुश्किल नहीं है, ओनली द वैल्यू ऑफ ईच फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज टेकन इनटू अकाउंट। मैंने आपको बता दिया, दस दिस मेथड मेक्स यूज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखो प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे फॉरेस्ट है, फिशरीज है, माइनिंग है, एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग है। प्राइमरी सेक्टर कंपनीज आर टिपिकली एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट यूटिलाइज द अर्थ नेचुरल रिसोर्स। ये याद रखो, मैंने कुछ चीजें यहाँ पे अंडरलाइन करके रखी है जो इंपॉर्टेंट, जहां से आपको पूरा कंसेप्ट जो है समझ आ सकता है। ये क्या करता है? यूटिलाइज द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज प्राइमरी सेक्टर के अंदर। फिर उसके बाद जो है तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या आता है, कहाँ गया, मिलना तो चाहिए, हाँ देखो यार, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो, कोई ज्यादा उतना बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है। टेरिटरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है? बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, हेल्थ केयर आता है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, रिटेल, एंटरटेनमेंट। ये देखो, अगर आप ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर या ये
क्वेश्चनरी सेक्टर जो है ना, इनको आपने माइंड में रखना है। इसके अंदर क्या आते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज आती हैं, ठीक है, जैसे आईटी है, हाँ, कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, जो क्या करता है, बहुत कुछ करता है। तो आपने क्या करना है, ये आपने एग्जाम्पल्स याद रखनी है। एग्जाम में आपको पता किस तरह से आ सकता है, आपको पीछे एक्टिविटी दी हुई है और आगे सेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ एक्टिविटी यहाँ सेक्टर, आपको क्या करना है, इसको मिलाना है। इस तरह से मैच द फॉलोइंग आ सकता है, इसलिए याद रखना जरूरी है। ओके, इन द प्रोडक्ट मेथड, और ये इंपॉर्टेंट है यार, प्रोडक्शन वैल्यू मेथड में आपको आपने देख लिया था ना कि हर एक फॉर्म में जो है तो वैल्यू ऐड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई, सेकेंडरी सेक्टर में क्या इंक्लूड हो, देन टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड, वो सारी चीजें इंक्लूड की जाती है वैल्यू एडेड मेथड में, मतलब क्या क्या वैल्यू ऐड हो रही है। इन द प्रोडक्ट मेथड द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड। देखो, सेल ऑफ सेकेंड हैंड मशीन्स, क्योंकि वो पहले ही काउंट की गई होती हैं, जब वो ठीक है, पहले ही काउंट की गई होती हैं। सेल ऑफ सेकेंड हैंड मशीन बिकॉज दे वर काउंटेड एज द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन द ईयर इन विच दे वर प्रोड्यूस। जिस साल में प्रोड्यूस की ना, तब उसको इंक्लूड कर लिया गया होता है, ठीक है। ब्रोकरेज एंड कमीशन अर्न बाय द डीलर ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स एंड पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हेंस इंक्लूडेड बाय कैलकुलेटिंग। ओके, इनका मेथड, अंडर दिस मेथड, देखो इनका मेथड जो है ना, टोटल इनकम जो है तो वो काउंट की जाती है यार। वही पर आपने याद रखना है, जैसे कि वेजेस, इंटरेस्ट, WIPR, ठीक है, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट, ये सारी चीजें इसके अंदर काउंट की जाती हैं। क्या क्या है, लेबर गेट्स वेजेस, लैंड जो है तो उसको रेंट मिलता है, कैपिटल जो है तो इंटरेस्ट मिलता है, और जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं ना, उनको इंटरेस्ट मिलता है। ये सारी चीजें काउंट की जाती है इस मेथड के अंदर, ठीक है। वट एवर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसिंग यूनिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द सर्विसेज एंड द एग्रीगेट ऑफ फैक्टर इनकम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम बाय द इनकम मेथड। ये सारी चीजें इसके अंदर जो है तो कहता है कि ये जो वाइपर है ना, इसको मतलब है कि अगर जो लेबर है ना, उसको क्या वेजेस मिल जाते हैं, और लैंड है इसको रेंट मिल जाता है, तो ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती है इसके अंदर, ठीक है। ट्रांसफर इनकम क्या होता है, देखो ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट्स होता क्या है, कहता है कि इसको क्या करना होता है, ट्रांसफर पेमेंट या इसको एक्सक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में से। नेशनल इनकम में से, नेशनल मतलब है कि नेट, देखो ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है, जो पैसा, मनी फॉर विच नो गुड्स और सर्विस इज रिसीव्ड, मतलब है कि देखो मैंने आपको बता दिया ना कि जैसे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, आप इतना याद रखो यार कि जो फॉरेन इनकम होती है, फॉरेन इनकम नहीं सॉरी, उसको उसको आप वो माइंड में नहीं रखना है। ट्रांसफर पेमेंट, जो सरकार ऐसे मुफ्त में पैसा देती है ना, जैसे कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में जो पैसा लगता है, या पेंशन है, या स्टूडेंट्स को ग्रांट्स मिले, ठीक है, या अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन मिलता है, तो इसको ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है तो ट्रांसफर पेमेंट जो है ये पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम है, ठीक है। सब्सिडीज पेड टू एक्सपोर्ट ऑफ फार्मर मैन्युफैक्चर आर नॉट कंसिडर ट्रांसफर पेमेंट्स। इनको ट्रांसफर में हाँ, ये वाली जो है ना, ये ट्रांसफर पेमेंट है। क्या क्या ट्रांसफर पेमेंट, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, पेंशन, स्टूडेंट ग्रांट्स, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन वगैरह वगैरह। और ट्रांसफर पेमेंट जो है तो ये क्या है, पर्सनल इनकम में इंक्लूड हो जाती है ये। और जो सब्सिडी होती है, जो एक्सपोर्टर को मिलती है, फार्मर्स को मिलती है, मैन्युफैक्चरर्स, इसको कंसिडर नहीं किया जाता है ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि जब किसी फार्मर को सब्सिडी मिली ना, वो उसी सब्सिडी को कहाँ पे लगाएगा, कम्युनिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको अगर कहीं पर किसी स्टूडेंट को अगर ग्रांट्स मिल गए ना, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन मिल गया, या जैसे आपको वो स्कॉलरशिप मिलता है, तो वो स्कॉलरशिप कुछ प्रोड्यूस करने के लिए स्टूडेंट उसको नहीं लगाएगा, वो उस पैसे का इस्तेमाल करेगा, कहीं सुट्टा मारेगा जाके कहीं, तो बाकी वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा उससे नया वाला, ठीक है। पर्सनल इनकम क्या होता है, जो आप पर्सनली कमा रहे हो यार, विच इज पर्सनल इनकम विच इज इनकम ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर शुड नॉट बी कंफ्यूज विद नेशनल इनकम। द फॉर्मर इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट वेयर द लेटर डज नॉट। ये जो नोट है ना, ये वही कह रहा है कि ये वाली चीजें जो है ना, और ये वाली चीजें जो है, ठीक है, ये सब्सिडी वगैरह जो एक्सपोर्टर को मिलते, फार्मर को मिलती है, ये ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है, ठीक है। नहीं की जाती है क्योंकि ये क्या करती है, प्रोडक्शन में, मतलब है कि ये पैसा जो है तो प्रोडक्शन में लगता है, और ये वाला नहीं लगता है। ये वही नोट है नीचे लिखा हुआ। एक्सपेंडिचर मेथड में देख लो, एक्सपेंडिचर मेथड आपने याद रखना है CIGX-M, CIGX-M, ठीक है। C मतलब कंजप्शन, याद है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस का मतलब है कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। इट इज अ वे टू कैलकुलेट अ कंट्रीज जीडीपी बाई एडिंग अप ऑल द स्पेंडिंग, ये सारी स्पेंडिंग हो रही है ना, ठीक है, ये सारा ऐड करना है, ठीक है, विद द कंट्री और पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम मतलब वही 1 साल की बात हो रही है, वही माइंड में रखो कि आपका फाइनेंशियल ईयर कितना होता है। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड, ये मतलब है कि जीडीपी को इसी से कैलकुलेट किया जाता है, बाकी को कंसिडर मतलब है कि उतना खास नहीं करते हैं, बट यही मेथड को इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया ऊपर। देखो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या इंक्लूड होता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपको बता दिया, ठीक है। सीआईडी एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता दिया ना, ये वही है, ठीक है। कैपिटल स्पेंडिंग है, फिर एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट है। एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड, जो आपका खर्चा हो गया ना रॉ मटेरियल पे या इंटरमीडिएट गुड्स पे या सर्विसेज पे, उसको एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि ये इंटरमीडिएट गुड्स हमने फाइनल उसकी जब हमने वो प्राइस काउंट अगर कर ली, तो जो इंटरमीडिएट पे जो खर्चा वगैरह अगर हमें देखने को मिलता है, अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज देर वुड बी डबल काउंटिंग। हाँ देखो बताइए यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये सब एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट ये एक्सक्लूड किया जाता है क्योंकि ये जो है तो कहीं प्रोडक्शन पे काम आ नहीं रहा है। ओनली एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस जो हुए होते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। फॉर विच नेशनल इनकम इज टू बी मेजर एंड नेट एनएफआईए जो है तो इसको भी इंक्लूड किया जाता है। एनएफआईए मतलब है कि नेट फॉरेन इनकम जो आपकी आ रही है। तीसरी मेथड कहता है कि ये तीनों मेथड जो है ना, अगर तीनों मेथड से जब हम कैलकुलेट करेंगे ना नेशनल इनकम, तो ये बराबर आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। ये वही कह रहा है, ठीक है। देखो कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर नेट वैल्यू एडेड इज एस्टिमेटेड बाय द प्रोडक्शन मेथड, स्मॉल स्केल सेक्टर्स नेट वैल्यू एडेड इज एस्टिमेटेड बाय द इनकम मेथड, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो है तो ये एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जो है तो ये काउंट किया जाता है। ये हम मिटा देते हैं, या आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ओके। देन पर्सनल इनकम क्या होता है कि ऑल इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल, पर्सनल इनकम। चलो फिर उसके बाद क्या है, और क्या कह रहा है, पर्सनल डिस्पोजल इनकम क्या होता है आफ्टर द डिडक्शन। पर्सनल डिस्पोजल इनकम है कि आपने जो टैक्सेस वगैरह आपने दे दिए ना, आपके पास जेब में खर्चने के लिए कितना पैसा रहा, वो आपकी पर्सनल इनकम है। डिडक्शन ऑफ पर्सनल टैक्सेस फ्रॉम पर्सनल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, व्हाट इज लेफ्ट इज पर्सनल डिस्पोजल इनकम, जो किसके बराबर होती है, कंजप्शन प्लस सेविंग। मैंने आपको बता दिया ना, टैक्स वगैरह माइनस कर दो, जो आपको पैसा बचा, मतलब खर्चने के लिए जो आपके पास पैसा बचता है ना, उसको पर्सनल डिस्पोजल इनकम बोलते हैं। एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम, देखो यहाँ पे थोड़ा सा बताया इन्होंने कि 1868 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे कि आपके 10-15 हो गए तब भी नौकरी नहीं मिल रही। आई एम सॉरी, कम ऑन, ये इनकम को एस्टिमेट करने के लिए जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। इसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर जो है तो ये सारी चीजें मेंशन की है, देखो एस्टिमेट किया था कि इंडियन पर कैपिटा एनुअल इनकम जो है तो कितनी है, 16 से लेके 35 रुपए तक है। छोड़ो बाकी और कुछ नहीं इसमें, और क्या है, देखो इकोनॉमिस्ट और पर कैपिटा इन्होंने बताया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ नजर मार देना यार, कुछ नहीं। नेशनल इनकम कमेटी 1949 अंडर द चेयरमैन टू कंपाइल द अथॉरिटी एस्टिमेट ऑफ द नेशनल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश सीएचओ सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, बस ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। देखो कहता है कि अब सीएसओ और एनएसएसओ जो है तो ये मर्ज किया गया है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इसका काम क्या है, ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। और 2022-23 जो है तो अब बेस ईयर रहेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, पहले 11-12 था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, इट मेजर द एवरेज अचीवमेंट ऑफ द कंट्री इन द, देखो बेसिक डायमेंशंस में इंसान ने क्या क्या हासिल किया, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या लिया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ठीक है, एट बर्थ, मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 भी यही कहता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बताता है। कहता है कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जो है तो ये मेजर की जाती है जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसी टाइम पे देखते हैं कि इसकी जो कितना जिएगा, ये जब बच्चा पैदा होता है कितना जिएगा, ऐसा नहीं, मतलब है कि कंट्री के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है ना, कंट्री के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है, उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बच्चा और उसकी माँ जो है तो उसकी हेल्थ जो है तो वो कंसिडर की जाएगी ना। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो आई एम सॉरी। अच्छा उसके बाद क्या है,
या कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक, फिर उसका नॉलेज ये भी मेजर किया जाता है, ठीक है। मतलब है कि उसकी स्कूलिंग जो है तो कितनी हुई है या कितनी होएगी आगे, हाँ, ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये आगे एजुकेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है तो ये 4 है। डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ये भी मेजर किया जाता है। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, परचेजिंग पॉवर्टी इन, देखो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो इंडिया में बोलते हैं, परचेजिंग पावर पीपीपी यूएसडी डॉलर में जो है तो इसको इंक्लूड किया जाता है। जीएनपी इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय नेशनल पीपल्स एंड बिजनेस, ये जीएनपी मैंने आपको, जीएनआई है मैंने आपको बता दिया। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ नॉर्मलाइज इंडेक्स फॉर ईच ऑफ द 3, ये तीनों डायमेंशन लिए जाते हैं ना, तो फिर कैलकुलेट करते हैं कि किस कंट्री का डेवलपमेंट इंडेक्स जो है तो वो कैसा है। ये जो है तो डिनोट किया जाता है 0 और 1 के बीच में। अ कंट्रीज एचडीआई वैल्यू इंक्रीज विद दिस लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, देखो ये बढ़ता है अगर इसका ह्यूमन डेवलपमेंट जो है तो अगर इंक्रीज होती है ना, तो ये जो है ना ये मेजरमेंट भी बढ़ती है। आइडिया हैज बीन यूज्ड सिंस 1990 से जो है तो ये यूज किया जा रहा है किसके द्वारा, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और कहने का मतलब ये है कि इसकी जो एनुअल रिपोर्ट आती है ना यूएनडीपी ह्यूमन डेवलप, आप सिंपली ये याद रखो कि 1990 के बाद जो है ना तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है तो यूएनडीपी ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट जो है तो वो पब्लिश करती है 1990 के बाद में। ये इंडेक्स जो है तो ये किसने, 2 इकोनॉमिस्ट थे ना, उन्होंने इस इंडेक्स को लाया था, ठीक है। एक आ गया महबूल हक भैया और अमृत्या सेन, ये इन 2 का कंसेप्ट है। डेवलप्ड कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज कौन कौन सी होती है, बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया लाइक जीडीपी लेवल देखा जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा जाता है, एचडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है। उस बेस पे जो है तो हम बता सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्री कौन सी, डेवलपिंग कौन सी और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कौन सी है। डेवलपिंग देखो यहाँ पे इफ द एबो क्राइटेरिया, अगर ये ऊपर वाला ये वाला क्राइटेरिया अगर एडवांस है तो कंट्री जो है डेवलप है। अगर ये वाला क्राइटेरिया अगर हो रहा है, ठीक है, मतलब है कि डेवलप हो रहा है तो वो डेवलपिंग कंट्री रहेगा। अगर ये वाली चीजें अगर नहीं है तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज उसको माना जाएगा। और कुछ नहीं है इसमें, और भी है कुछ, चलिए कम अमंग द डेवलपिंग कंट्री दो, ये बस वही है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसने बताया है कि कितनी कंट्री, लीस्ट डेवलप कंट्री कितनी है, 47 है प्रेजेंटली। यहाँ पे गरीबी होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है तो ये वीक होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह नहीं होता है। अब देखो यूनाइटेड नेशन क्लासिफिकेशन जो है तो पर कैपिटा इनकम की बेस में जो है तो लो इनकम कंट्रीज जो है तो जिसका पर कैपिटा जीएनआई पर कैपिटा जो है तो यूएस डॉलर में अगर यहाँ तक अगर हो तो लो इनकम है, अगर यहाँ तक हो तो लोअर मिडिल इनकम है, अपर मिडिल इनकम जो है तो अगर यहाँ तक है, अगर यहाँ से ज्यादा है तो हाई इनकम है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नेशनल इनकम। और अगर देखो टेक्स्ट वगैरह बहुत ही कम पढ़ता हूँ मैं, कोई भी लेक्चर वगैरह रहता हो ना, तो इसका मतलब ये है कि जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ तो वो टेक्स्ट का ही मतलब है, ठीक है। आप चाहो तो आप टेक्स्ट भी रीड कर सकते हो, और जरूरी भी रहता है, क्योंकि देखो मैंने जो मुंह से बताया ये आप क्या समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि आप इंग्लिश में क्या रहता है ना कि सिनोनिम्स रहते हैं, ठीक है। जैसे सिनोनिम्स रहते हैं, जैसे क्या, तो मतलब है कि अगर मैं मुंह से बताऊंगा ना, आप उसे अगर इंग्लिश में लिखने की कोशिश अगर करोगे तो आप जरूरी नहीं है कि जिस तरह से यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हो उसी तरह से आप भी लिखोगे, ठीक है। तो टेक्स्ट पढ़ना जरूरी रहता है। जब कुछ अगर मुंह से हम बता दिए तो आपने टेक्स्ट भी पढ़ना है, तो एग्जाम में ये टेक्स्ट ही होता है, ठीक है। वहाँ आवाजें नहीं आती इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। तो थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, कम ऑन, ओके, हैप्पी बर्थडे।